हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और मैंने आपको कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, तो आइए उसके आगे देखते हैं। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाऊँगी, ठीक है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाऊँगी, कितनी होती हैं, ये सब आप लोगों को डिटेल में और उसके अंदर भी जो कुछ भी आता है, वैसे तो 5 प्रकार की हमारी पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर की, उसके अंदर जो भी आता है डिटेल में बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन इससे पहले आप लोग ये जान लो कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है, ये भी आपको पता होना आवश्यक है बच्चों। तो ये सब पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को दबा दो, लाइक कर दो, ठीक है? इतना मेहनत करती हूँ तो इतना तो बनता ही है। तो आइए देखते हैं, तो शुरू करते हैं क्लास। क्या है हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर? क्या है हार्डवेयर कंप्यूटर? ये क्या होता है आइए समझते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख तथा छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का जो भी भाग होता है, माउस हुआ, उसे हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर हुआ, ठीक है? आइए देखते हैं, यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। भौतिक भाग कौन होते हैं बच्चों? जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है? वो हमारे भौतिक भाग होते हैं, जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है। यानी कि जितने भी पुर्जे होते हैं, जिन पुर्जों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना है, तो वो हमारे भौतिक भाग होते हैं, भौतिक कहलाते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर के पुर्जे को जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है? आइए इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कीबोर्ड आए, माउस आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, आदि सभी हार्डवेयर हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर में हमारा कीबोर्ड होता है, उसे भी हम लोग टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जो हमारा कीबोर्ड होता है, उस पर हम लोग क्रिया करते हैं ना, कोई भी वेबसाइट अगर लिखना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो हम लोग अपने कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो माउस का भी यूज़ करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर आदि सभी हार्डवेयर हैं, ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं अब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है? क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के वे भाग बच्चों जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। क्या? जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इसमें ऐसा पुर्जा है, बट उसे हम छू नहीं सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कहलाता है। आइए देखते हैं, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कहलाते हैं बच्चों। क्या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कहलाते हैं? आइए देखते हैं और आगे, सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। जो सॉफ्टवेयर है, इसके निर्देश तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। क्या? अगर जो हमारा कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर एक डिब्बा है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर जो पुर्जे होते हैं यूज नहीं होंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ये मान लो एक हमारे लिए डिब्बा है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब मैं आगे चलती हूँ, धीरे-धीरे करके पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ओके? ये देखते हैं, समझते हैं और आगे क्या है। कंप्यूटर के बिना विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। यानी कंप्यूटर के विकास की जो प्रक्रिया है, सन 1946 से अब तक लगातार चल रही है। उसका जो विकास है, लगातार चल रहा है। और कंप्यूटर में प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर
को 5 चरणों में बाँटा गया है। जो कंप्यूटर के प्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक जो पुर्जे हैं, उनके आधार पर कंप्यूटर को 5 चरणों में बाँटा गया है। तो वो 5 चरण कौन-कौन से हैं बच्चों देखिए, पहला है हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन-कौन पुर्जे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब इसमें बताया गया है। और दूसरा हमारा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, पाँचवां है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं 5 प्रकार से विभाजित की गई हैं। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, क्या है? उसमें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, लिखा भी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके दोष क्या हैं, गुण क्या है, मतलब सब कुछ मैं बताऊँगी। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1948 से 1956 तक हुई, ठीक है? इसका जो शुरुआत है 1948 से 1956 तक, ठीक है? तो इसमें आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, क्या वैक्यूम ट्यूब और थर्मैनिक वैल्यू प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे, उन पर प्रोग्राम लिखना कठिन होता था। यानी कि जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे बच्चों, वो आकार में बहुत बड़े होते थे। मान लो आप लोग एक कमरे कितना बड़ा था हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। आप लोग सोचिए, जब वो इतना बड़ा होगा कंप्यूटर, तो हम लोग उसमें कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, तो कठिन तो होगा ही ना, टाइम तो लगेगा। इतना बड़े आकार का कंप्यूटर था, तो मान लो लिखना, उस पर कार्य करना मुश्किल तो था, ठीक है? बहुत बड़ा था, एक रूम कितना बड़ा। आगे देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन-कौन है? इनमें बच्चों 3 आ जाते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। एक होता है हमारा एनईएक, क्या? एनईएक। तो इसमें देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। वैसे पूछा तो नहीं जाता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन जानना ज़रूरी बनता है, ठीक है? एनईएक इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है? इसका फुल फॉर्म यही है बच्चों। दूसरा हमारा आता है क्या? कौन-सा कंप्यूटर? एडुएक, क्या? एडुएक। तो इसमें देखिएगा इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है बच्चों? तीसरा कौन-सा आता है? एडसैक, कौन-सा? एडसैक। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? आपने 3 प्रकार के इसमें देखे। आगे देखते हैं, इसमें मशीनी भाषा 0-1 के समूह का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें मशीनी भाषा है, इसमें प्रयोग 0-1 के समूह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है? अब देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के गुण क्या हैं, ठीक है? गुण अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसको ऐसे ही लिख देना, इसके गुण, दोष सब लिखना होगा आपको, ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब पढ़ा ही रही हूँ। और आप लोग देखिएगा, मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही हूँ और मैथ की शुरू करने वाली हूँ, और जो सौरभ सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। वो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है? और वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं सौरभ सर। तो आप लोग मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ऑल वीडियो मिल जाएँगे सभी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? आगे देखते हैं, तो क्या हुआ, गुण जो इसके हैं, कौन से गुण हैं? नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। क्या? वैक्यूम ट्यूब जो था उस समय उपलब्ध अकेला कंपोनेंट था। मतलब पहले जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, जब वो बना था, तो उसमें क्या है, सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही था और दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं अवेलेबल था, ठीक है? दूसरा गुण देखिएगा आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब ने संभव बनाया। जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसका आविष्कार करने में वैक्यूम ट्यूब ने हमारी सहायता की, संभव बनाया। यह इस समय तीव्र गणना करने वाला कंप्यूटर था, यानी कि
तीव्र गणना करने वाला कंप्यूटर था। आइए देखते हैं इसके दोष क्या है बच्चों। दोष देखिएगा क्या है, आकार में बहुत बड़ा और विश्वसनीय नहीं था। यानी कि ये कंप्यूटर हमारा एक रूम कितना बड़ा था अभी मैंने बताया आपको, लेकिन जो ये गणना करता था बिल्कुल हम लोग नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये सही गणना कर रहा है। यानी कि पूरा-पूरा हम लोगों को विश्वास नहीं था कि ये कंप्यूटर बिल्कुल हम लोगों को सही गणना करके बताएगा, ठीक है? तभी यहाँ पर विश्वसनीय नहीं था। आगे देखते हैं दूसरा दोष हमारा है महँगे थे। ये महँगे क्यों थे बच्चों? क्योंकि इतना बड़ा था और बनाने में बहुत टाइम लगता था, इसीलिए ये कंप्यूटर बहुत महँगे थे और हज़ारों वैक्यूम ट्यूब नियमित रूप में बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करती थी। ये जो हमारी है जो ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब नियमित रूप में लगा था, यानी कि आप ये कह सकते हैं, ये इतना बड़ा कंप्यूटर था और इसमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, ठीक है? आगे देखते हैं, ये देखते हैं तो हमारी नंबर आता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है? इसकी शुरुआत 1956 से 1963 तक हुई, ठीक है? तो यहाँ पर देखते क्या है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर नाम के यंत्र ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विद्युत ट्यूबों का स्थान ले लिया। विद्युत ट्यूबों का स्थान ले लिया। विद्युत ट्यूबों की अपेक्षा बहुत छोटे-छोटे होते हैं और काम करने की गति अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू स्मृति मेमोरी प्रोग्राम की भाषा की अवधारणा विकसित की गई। मेमोरी प्रोग्राम की भाषा की अवधारणा विकसित की गई, यानी कि इस कंप्यूटर में ये जो हमारी सीपीयू यानी मेमोरी होती है तो इसको प्रयोग में लाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोग्राम की भाषा क्या है। भाषा 3 है बच्चों, कौन-कौन सी? कोबाल, असेंबली और फोरस्ट्रॉन। ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाषा कितनी है? 3 है। कौन-कौन सी हैं? कोबाल, असेंबली और फोरस्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के IBM 1401, IBM 1620, CDC 3600। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन-कौन से उदाहरण हैं। गुण देख लीजिएगा इसके। पहला, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे थे, यानी कि ये द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनसे ये छोटे हैं। मान लीजिए फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, वो एक रूम कितना, एक कमरा कितने बड़े थे, तो ये जो हमारा द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आधे कमरा का मान लो आप लोग, ठीक है? वो एक कमरा कितना बड़ा था, ये आधा कमरा मान के चलो, ठीक है? इतना बड़ा था। आगे देखते हैं, कम गर्मी पैदा करते और अधिक विश्वसनीय थे। ये जो थे क्या हुआ इसमें, ये हमारा क्योंकि छोटा था पहले कंप्यूटर से, तो ये भाई इसमें कम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया हुआ होगा ना, इसीलिए इसमें मतलब कम गर्मी पैदा करते थे और ये विश्वसनीय थे, क्योंकि इसमें जो हम लोग गणना करते थे बच्चों, हमें विश्वास था ये गणना सही कर रहे हैं, इसीलिए विश्वसनीय थे। ठीक है, दोष क्या है इसके? उत्पादन महँगा व जटिल था। देखो भाई इसका जो उत्पादन महँगा व जटिल तो रहेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर ही है, आधा कमरा मायने रखता है, फिर भी बहुत बड़ा है। इसमें जो जिसका भी हम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है, बनाने में इस कंप्यूटर को वो महँगे आते थे पदार्थ, तो क्या करें महँगा तो रहेगा ही। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं तो ये हमारा जो तीसरी पीढ़ी है जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, इनकी शुरुआत 1964 से 1975 तक हुई बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप्स में समाहित करने में सफलता अर्जित की। ये है तकनीकी एकीकृत परपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। ठीक है बच्चों,
आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोएनालिसिस तकनीक के आविष्कार ने बड़ी संख्या में जो सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप्स यानी चिप जो होती है हमारी, वो बनाई, समाहित करने में, छोटी चिप्स को समाहित करने में सफलता अर्जित की। यह तकनीकी इस तकनीकी का जो नाम रखा गया क्या? एकीकृत परपथ बच्चों, क्या या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। ओके बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? IBM 360 PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर और हनी सेल 6000। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल ये हुए। और तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के लाभ देखिएगा बेटा। आकार में छोटा और ऊर्जा की कम आवश्यकता। आइए देखते हैं, जो हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था सबसे बड़ा था, एक कमरे की तरह। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था आधे कमरे कितना बड़ा हो गया था। तो तृतीय पीढ़ी का हमारा कंप्यूटर है बच्चों, आकार में छोटा उससे भी हो गया और ऊर्जा की कम आवश्यकता होने लगी, क्योंकि छोटा हो गया तो ऊर्जा कम तो लगेगी ही ना। आइए आगे देखते हैं। इसके दोष, आईसी चिप को मेंटेनेंस मुश्किल था। आईसी चिप जो थी इसको मेंटेनेंस करने में मुश्किल था। और दूसरा क्या है? आईसी चिप के निर्माण के लिए जटिल तकनीकी आवश्यक। ठीक है, आईसी चिप निर्माण के लिए जटिल तकनीकी का निर्माण आवश्यक होना जरूरी था। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है। ठीक है, क्या चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, अभी तक मैंने 3 पीढ़ियां पढ़ा दी हैं, अब आया चतुर्थ पीढ़ी का नंबर। ठीक है, इसमें देखते हैं 1975 से 2010 तक इसकी शुरुआत हुई, 1975 से स्टार्टिंग हुई। आइए देखते हैं क्या है। प्रारंभ में आईसी में 10 से 20 संख्या में ही सर्किट समाहित किए गए हैं। ठीक है, जो हमारी आईसी चिप थी उसमें 10 से 20 संख्या में ही सर्किट समाहित किए गए हैं प्रारंभ में, स्टार्टिंग में बच्चों। आगे देखते हैं, इसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एसएसआई तकनीकी कहा गया। ठीक है, इसका नाम क्या कहा गया? एसएसआई तकनीकी कहा गया। ठीक है, इसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI शॉर्ट में कह सकते हैं, तकनीकी के विकसित होने पर 1 मिलियन से अधिक सर्किट एक चिप पर समाहित किए जा सकते हैं। अधिक क्षमता के कंप्यूटर का विकास होने लगा। ठीक है, जब इसमें क्या हुआ, 1 मिलियन से अधिक सर्किट एक चिप पर समाहित किए जा सकते हैं, तो अधिक क्षमता के कंप्यूटर का विकास होने लगा। तो आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर में क्या आएगा? IBM 43 से 41 और DEC 10 स्टार 1000। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये हैं बच्चों। और गुण देखते हैं क्या है। पहला गुण है हमारा, गणना की गति नैनो सेकेंड पिको सेकंड से होती है। जो ये हमारा कंप्यूटर है, जो हमारे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं बच्चों, इसकी जो गणना है नैनो सेकंड और पिको सेकंड से होती है। ये तुरंत ही नैनो सेकंड और पिको सेकंड में गणना करके बता देते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा गुण है, पिछले से सबसे सस्ते कंप्यूटर, यानी कि अभी तक मैंने देखा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे बच्चों, वो अभी तक महंगे थे, क्योंकि वो बहुत बड़े आकृति के थे, तभी वो महंगे थे। ये हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर उससे भी छोटा है, इसीलिए पिछले से सबसे सस्ते कंप्यूटर है ये, उनसे बहुत सस्ते कंप्यूटर हैं। इनके दोष देख लीजिएगा क्या है। LIC चिप के निर्माण में बहुत अधिक आधुनिक व उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 5वीं पीढ़ी क्या है। ठीक, आइए देखते हैं पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर? ठीक है, इसमें क्या 1990 शताब्दी तक, यानी कि इसका लास्ट हो गया, शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इन कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है। जो ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं बच्चों, इनकी गति अत्यधिक है, मतलब बहुत तेज है। ठीक है, इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता है, यानी कि
आप ये समझ सकते हैं, ये जो हमारा कंप्यूटर है पंचम पीढ़ी के, इसमें अगर आप लोग एक ऐप पर कोई काम कर रहे हैं, तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर इतनी क्षमता है कि हम लोग 2-3 कार्य एक साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? इसमें कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा आरंभ की गई ताकि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। ये जो कंप्यूटर है, इसमें कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा आरंभ की गई ताकि कंप्यूटर का अपना यानी कंप्यूटर जो है अपना निर्णय स्वयं ले सके। ठीक है बच्चों? यह अभी भी विकास की अवस्था में है, यानी कि जो कंप्यूटर हमारा यहाँ पर खत्म होता है पंचम पीढ़ी, लेकिन खत्म नहीं, अभी भी विकास की अवस्था में है। ठीक है, विकास तो होता ही रहेगा भाई दिन प्रतिदिन। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ईटीसी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेक्शन बहुत ही समझ में आया होगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आपके फ़ोन में आते रहें जल्द से जल्द। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आइए देखते हैं, ये हमारा जो चैप्टर था आज से खत्म हुआ, तो मैंने पढ़ाया कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगला जो मेरा क्लास होगा बच्चों, उसमें मैं आप लोगों को इसी से रिलेटिव, इसी चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, जैसे पेपर में पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, अगला क्लास जरूर देखना। धन्यवाद।